गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रमता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक सामाजिक विज्ञान को एक आंतरिक विषय अर्थात कोर सब्जेक्ट के रूप में क्यों हम स्टडी करते हैं अपने सेकेंडरी लेवल पर। अब उसके आगे के जो दो और लॉजिक दिए गए हैं या कारण दिए गए हैं, पूर्व के वीडियो में हमने शैक्षिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण के बारे में स्टडी की थी। इस वीडियो में हम उसके सामाजिक कारक और व्यवहारिक जो कारण है उसकी स्टडी करेंगे। अब इसमें हम सभी जानते हैं कि हम सेकेंडरी लेवल पर सोशल साइंस सब्जेक्ट को एक अनिवार्य विषय के रूप में स्टडी करते हैं। अब अनिवार्य विषय के रूप में स्टडी करते हैं तो थर्ड जो इसका रीज़न है क्यों करते हैं, उसका रीज़न है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण का अर्थ तो ये हुआ इस पॉइंट को मैं यहाँ लिखी हूँ, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण अर्थात मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसा अरस्तु ने कहा है, यदि वह समाज में नहीं रहता तो यह पशु तुल्य है या देव तुल्य है। ये अरस्तु की डेफिनेशन है। तो समाज में रहने का मतलब है कि मनुष्य में सामाजिक गुण होने चाहिए, जिसके कारण वह सभी जो मनुष्य जो समाज में एग्जिस्ट है, निवास करते हैं, उनके साथ समायोजन करते हुए रह सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है, अगर हम माने मनुष्य के संदर्भ में, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मनुष्य का कि मनुष्य के जो गुण हैं यानी सामाजिक गुण। सामाजिक गुण अर्थात मनुष्य समाज की एक इकाई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो गया, समाज की एक इकाई है और मनुष्य का जो समूह है, इन समूह से मिलकर ही किसका निर्माण होता है, समाज का। समाज का निर्माण होता है। मनुष्य के जो समूह है उससे मिलकर के समाज का निर्माण होता है। अब मनुष्य को इसी समाज में रहने के लिए, तो समाज में रहने हेतु इसके अंतर्गत होने चाहिए सामाजिक गुण। सामाजिक गुण जिसमें है, अब सामाजिक गुण कौन कौन से हैं, जैसे त्याग, परोपकार, सहयोग आदि, ये हमारे क्या है, सामाजिक गुण है। तो इन सामाजिक गुणों के साथ मनुष्य को समाज में रहना चाहिए। अब इन्हीं सामाजिक गुणों का विकास करके मनुष्य के अंदर एक और चीज विकसित होती है। मनुष्य अन्य व्यक्तियों के साथ इन गुणों के आधार पर मनुष्य अन्य व्यक्तियों के साथ समायोजन करना सीखता है। इसमें एडजस्ट करना सीखता है और ये समायोजन ही क्या करता है, व्यक्ति को जो व्यक्ति जितना समाज के साथ एडजस्ट करता है उसका वैसा ही स्वरूप विकसित होता है। अब ये जो मनुष्य है, मनुष्य जो है समाज की
मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों एवं मानदंड आदि का ध्यान रखते हुए मनुष्य क्या करता है? मनुष्य जीवन यापन करता है समाज में। और जो व्यक्ति जितना ही समाज की आदर्श है, नियम है, मूल्य है, मानदंड है, इसके अनुरूप अपना जीवन निर्वाह करता है, वो उतना ही क्या माना जाता है? वो मनुष्य माना जाता है सामाजिक प्राणी। और उसका जो मेन गुण है वो समायोजन। तो इसी के आधार पर मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी माना जाता है, क्योंकि वह समाज के बिना नहीं रह सकता। सामाजिक प्राणी यानी समाज के बिना नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। हम यूँ मान सकते हैं कि अकेला नहीं, उसको समाज में रहना ही आवश्यक है। और समाज में रहकर ही उसे क्या प्राप्त होती है? समाज में रहकर के ही उसे सुरक्षा प्राप्त होती है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और समाज में रहने के इसी गुण के आधार पर ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी कहलाता है। और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसमें सामाजिक गुण होने चाहिए, और ये सब गुण की प्राप्ति होती है जब उस व्यक्ति के अंदर समायोजन की योग्यता हो। समायोजन की योग्यता हो। तो इस समायोजन की योग्यता के साथ साथ एक और चीज है कि मनुष्य जब समाज में रहता है तो समाज की जो कुरीतियां हैं, कुरीतियां प्लस अंधविश्वास, इन अंधविश्वास आदि को समाज में दूर करें, ये उसका है। जो कुरीतियां क्या हो गई है? आज मृत प्राय हो गई है। इन मृत प्राय कुरीतियों को समाज से हटाए और एक आदर्श नागरिक मनुष्य क्या हो? मेरे आदर्श नागरिक की भूमिका अदा करें। आदर्श नागरिक की भूमिका अदा करें। तो आदर्श नागरिक वह होगा जो इन कुरीतियों को समाज में नहीं रहने दे, और जो आज के समय में मृतप्राय है या प्रासंगिक नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, तो ऐसी कुरीतियों को दूर रख के अपने एक आदर्श भूमिका व्यक्ति समाज में अदा करे। और जो व्यक्ति इस समाज में रह करके समाज विरोधी काम करता है, समाज विरोधी कार्यों पर भी प्रतिबंध लगाए या प्रतिबंधित करे, तो ऐसा व्यक्ति, ठीक है, तो जो ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें सामाजिक गुण होंगे, एडजस्टमेंट की योग्यता होगी, वे व्यक्ति समाज के अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करेगा। अपना एक जो मनुष्य है उसके अंदर क्या होगा?
सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण। इस सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर ही मनुष्य क्या है, इन कुरीतियों से दूर रह सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो समाज विरोधी काम करते हैं उनको भी समाज से दूर रखता है या समाज में उनके कार्यों को प्रतिबंधित करता है। इसके लिए पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह की बनाई गई है। ऐसे समाज के नियम आदर्श मानदंड ऐसे बनाए गए जो सख्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज विरोधी काम करता है तो उसे समाज से भी बेदखल कर दिया जाता है। तो ये सारे गुण हम जो हैं, ये सारी जो नॉलेज है सोशल वैल्यूज को लेकर के, वैल्यूज को लेकर के, एडजस्टमेंट का कैपेसिटी को डेवलप करने से रिलेटेड ये सारी जो कैपेसिटी है ये सब इसमें आती है सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत। इस सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जब ये क्षमताएं हमारे अंदर आती है, सोशल साइंस सब्जेक्ट की स्टडी जब बच्चा करता है तो उसके अंतर्गत ये सारे एडजस्टमेंट पावर, उसके सामाजिक गुण, समाज में उसका क्या रोल है, समाज के कौन कौन से नियम हैं, मर्यादाएं हैं, ये सबसे अवगत होता है। सामाजिक ऐसी कुरीतियाँ हैं जो मध्यपाय हो गई है, कौन सी आज के समय में प्रासंगिक है, ये सब समझ उसको सोशल साइंस सब्जेक्ट विकसित करता है। इसलिए सोशल साइंस सब्जेक्ट को हम सेकेंडरी लेवल पर एक अनिवार्य विषय के रूप में स्टडी करते हैं। अब जो दूसरा लॉ इसका डिवीजन है वह आता है दूसरा रीजन आता है, वह आता है हमारे इस वह आता है व्यवहारिक कारण। व्यवहारिक कारण। अब ये जो व्यवहारिक कारण है कि कौन कौन से व्यवहारिक कारण हैं जिसके कारण हमने सेकेंडरी लेवल पर सोशल साइंस सब्जेक्ट को एक कोर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना चाहिए। अब ये जो कारण है, इस कारण के अंतर्गत सबसे पहला आता है, मैं इसे ए से डिनोट करती हूँ कि नागरिकता का बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व। तो नागरिकता का जो बढ़ता हुआ उत्तरदायित्व है, इट्स मीन कि हम एज ए समाज के एक नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते समाज के जितने भी नियम हैं, मान्यताएं हैं, आदर्श हैं, विश्वास है, हमारे सामाजिक की संरचना है, उस सब का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा इसमें बी जो आता है वो आता है पारिवारिक जीवन का पुनर्गठन। पारिवारिक जीवन का पुनर्गठन यानी हम क्या है, हम यानी मनुष्य समाज की एक इकाई है। वो अपने परिवार में एक साथ कई सदस्यों के साथ मिलकर के रहता है। साथ ही परिवार में रहने के कारण ही उसे प्राप्त होती है सुरक्षा, प्लस उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति ये जो व्यक्ति है वो परिवार में रहकर ही कर सकता है। साथ ही इसलिए पाठ्यचर्या के अंदर सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत
पर्यावरण दिया हुआ है चैप्टर, समाज दिया हुआ है, परिवार दिया हुआ है, संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ये हम पढ़ते हैं। परिवार के सदस्यों के क्या क्या उत्तरदायित्व है, ये हम इसकी स्टडी करते हैं। और पारिवारिक जो है उस परिवार का किस प्रकार से संगठन होता है, ये सब इसकी स्टडी हम करते हैं, ताकि परिवार में जो उत्पन्न होने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है सी पॉइंट के परिवहन एवं संचार के साधन। परिवहन एवं संचार के साधन। अब परिवहन एवं संचार के साधन ये भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी समाज के लिए ही एक बुनियादी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसमें रेल परिवहन है, सड़क परिवहन है, वायु परिवहन है। तो ये सारे परिवहन और संचार के साधनों में हमारा जो टेलीफोन है डिपार्टमेंट और संचार जिसके माध्यम से हमारा डाकघर है, जो भी साधन हमारे संचार के हैं, जो हम ये जो साधन है वो हम क्या करते हैं, साधन तथा इसकी व्यवस्था की प्रगति। एक और पॉइंट इसमें ऐड हो रहा है, व्यवस्था की प्रगति। हम इन बातों को भी सोशल साइंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी आज हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है वो सारी हमें संचार के साधनों से ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, हम संचार के साधनों से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन सूचनाओं के आधार पर मानवीय संबंधों में जो परिवर्तन आया है, मानवीय संबंधों में परिवर्तन जो हमें दिखाई दे रहा है, जिससे समाज का जो संरचना है वो एक नवीन मोड़ की तरफ बढ़ रही है, तो ये भी हम इस परिवहन के साधन और संचार के साधनों से भी देख सकते हैं। आज हमारी भारतीय संस्कृति पर या हमारी भारतीय समाज की संरचना पर पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य देशों की जो लाइफ स्टाइल है, जीवन है शैली, साथ ही जो समाज की संरचना है वो वैसे ही परिवर्तित होती जा रही है। तो ये हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, परिवहन और संचार के साधनों से। इसके साथ ही हम इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैं डी पॉइंट यहाँ लिख रही हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का जो विकास है ये भी हम सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ही पढ़ते हैं कि इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सद्भावना के लिए हमारे पास आवश्यक है सबसे पहले समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, फिर सहिष्णुता, ये आदि जो भावनाएं हैं ये भी हम सोशल साइंस सब्जेक्ट में ही पढ़ते हैं। विभिन्न धर्मों में विश्वास करना, अन्य देशों की स्वतंत्रता और समानता में विश्वास करना, और अन्य व्यक्तियों की जो क्या कह सकते हैं हम, अन्य व्यक्तियों के अंदर उनकी जो कह सकते हैं एक अन्य देशों की संस्कृति का सम्मान करना, ये भी कि उनके किस प्रकार का उनका कल्चर है उसमें विश्वास करना, सांस्कृतिक एकता बनाए रखना। साथ ही हम कह सकते हैं कि विभिन्न देश हैं उनको सह अस्तित्व के आधार पर उनके अस्तित्व का, उनके अधिकारों का भी ध्यान रखना और अपने कर्तव्यों का भी पालन करना। तो महात्मा गांधी जी ने भी
महात्मा गांधी जी के अनुसार। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के ऊपर अपनी एक वार्ता दी है। वो इस प्रकार से है अपने विद्यालय के लिए कि यदि सत्य, प्रेम और अहिंसा सत्य, प्रेम और अहिंसा की शिक्षा घर तथा स्कूल यानी हमारा विद्यालय स्कूल से होती हुई संसार के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संगठनों तक न पहुंचती तो हिंसा और घृणा से भरा हुआ संसार नष्ट हो जाता। फिर उन्होंने आगे लिखा, यदि संसार नष्ट हो जाता तो हम संसार तो हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाता। यदि हम संसार में परिवर्तन चाहते हैं तो केवल बाहरी संसार को भी बदलना होगा। बाहरी संसार को भी बदलना होगा, जहाँ घृणा और
हिंसा या फिर प्रेम और शांति, प्रेम और शांति के बीज सर्वप्रथम उगते हैं और यही शिक्षा का प्रधान कर्तव्य है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन उन्होंने दी, इसका अर्थ यही है कि हम स्वयं भी अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करें, ताकि जो भावी पीढ़ी है वह दूसरे देशों के संस्कृति, उनके अस्तित्व को सम्मान दे सकें, उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। इसके लिए गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण पार्टीशन ये दी कि यदि हम सत्य, प्रेम और अहिंसा की शिक्षा घर तथा स्कूल से होती हुई संसार के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन तक नहीं पहुंचती, तो हमारा संसार जो होता वह घृणा और हिंसा से भरा हुआ होता, और घृणा और हिंसा से भरा हुआ होता। इसका मतलब एक देश दूसरे देशों पर आधिपत्य बनाने के लिए, जैसा उपनिवेशवाद आया तो उसमें अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी गरीब और पिछड़े हुए देश थे उन पर अपना एकाधिकार कर लिया। और अगर हिंसा और घृणा संसार में ज़्यादा दिनों तक अस्तित्व रखती है तो उसका आज हम एग्जाम्पल देख सकते हैं चाइना अपनी साम्राज्यवादी नीति का तहत जो दूसरे राष्ट्र उनकी सीमाओं पर भी कब्जा करने से नहीं चूकता, जिसमें भारत है, तिब्बत है, भूटान है, तो ये सारे वियतनाम वगैरह हैं देश। तो आज ये भी इसी का ही एक परिणाम है, लेकिन वो घृणा की मात्रा, वो हिंसा की मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर ये सभी देशों में घृणा और हिंसा की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमारा संसार ही नष्ट हो जाएगा, और जब हमारा संसार नष्ट हो जाएगा तो हमारा भी अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए गांधी जी ने कहा कि यदि हम परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन केवल बाहरी संसार पे बदलना होगा, क्योंकि बाहरी संसार के अंदर जितने भी देश या व्यक्ति मौजूद हैं उनमें या तो घृणा और हिंसा हो या फिर प्रेम और शांति हो, और जहाँ घृणा और हिंसा नहीं होगी वहीं प्रेम और शांति के बीज उगते हैं। और यही शिक्षा का प्रधान कर्तव्य है कि वह अपनी भावी जनरेशन के अंदर प्रेम और शांति के बीज को बो सके। और ये सब जो है वो हम सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ही बच्चों को स्टडी भी कराते हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, राष्ट्रीय एकता, हम इस तरह के कुछ चैप्टर हम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनमें ये कंसेप्ट डेवलप हो सके। इसके साथ ही जो लास्ट पॉइंट है अब फिफ्थ पॉइंट इस प्रकार है। लास्ट पॉइंट है प्रजातंत्र के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो प्रजातंत्र के प्रति जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, यानी हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। केवल ये नहीं कि सरकार ने अगर नियम कानून बना दिए तो सरकार ही उसका पालन करे, बल्कि सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, और प्रजातंत्र के जो सिद्धांत है वो बेसिकली हमारे आते हैं समानता,
स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, पथनिरपेक्षता, या हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता। तो ये सब क्या है, आदि हमारे प्रजातंत्र के थ्योरीज है। तो प्रजातंत्र के इन सिद्धांतों का हर व्यक्ति को पालन करना अनिवार्य है, तभी वह जो है मनुष्य प्रजातांत्रिक जीवन शैली के अनुरूप अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। मनुष्य प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति के अनुरूप जीवन निर्वाह कर सकता है। इस प्रकार संसार में या हम हमारे देश की अगर बात करें, चूँकि भारत देश में प्रजातंत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्वों का पालन करना अनिवार्य है। अपने मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, ये भी सभी प्रजातंत्र की ही देन है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हमें हमारे जीवन को प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति के आधार पर जीना चाहिए, ताकि दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा हो सके। तो ये सारी जो थ्योरीज हैं हम सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, और सोशल साइंस सब्जेक्ट में इन सब बातों की स्टडी करने के कारण सोशल साइंस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, और सामाजिक विज्ञान विषय का अपना एक महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो ऐसे नागरिक तैयार करता है जो समाज के लिए समर्पित सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट बात है, जिसके कारण माध्यमिक स्तर पर एक अनिवार्य विषय के रूप में सोशल साइंस सब्जेक्ट की स्टडी करनी जाती है। नाउ आज का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट इस प्रकार से है। उसके अनुसार आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सामाजिक कारक तथा व्यावहारिक कारणों को स्पष्ट करते हुए सामाजिक विज्ञान विषय को अनिवार्य विषय के रूप में क्यों स्थान दिया जाना चाहिए। तो इन सब पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही आपको इसका आंसर है वो 300 वर्ड्स में लिखना है, ताकि आपकी कॉम्पिटिशन एग्जाम या MLSU द्वारा जो अपना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसके अनुसार आपकी तैयारी हो सके। इसके साथ ही एक बार असाइनमेंट देता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके अपने फेस पे मास्क लगा कर रखिए, अपने हाथों को बार-बार सैनिटाइज करिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई उसके पोस्टर बना करके लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो